हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं भारत में शिक्षा की स्थिति समझाइए। तो देखिए, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी कि भारत में शिक्षा की स्थिति को समझाइए और भारत में शिक्षा की उपलब्धियाँ बताइए। तो अगर आपको ये 15 या नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 11 नंबर में आता है तो आपको इन दोनों को मिला के लिख देना है। और अगर आपका ये केवल 6 या 5 नंबर में आता है तो आपको अलग अलग लिख देना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नई शिक्षा नीति में प्रावधान बताइए, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे स्वास्थ्य और शिक्षा का जो नोट्स है, मानव संसाधन का जो नोट्स है, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। शिक्षा से संबंधित जितना भी प्रश्न बन सकता है वो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और भी जो भी टॉपिक शिक्षा से संबंधित, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा जो कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है कोरोना के समय, तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये मैं आपको अपना जो ग्रुप है हेल्थ और शिक्षा वाला, उसमें करा दूँगी। ग्रुप का मकसद ही यही है कि कोई भी करंट टॉपिक आएगा तो वो मैं आपको कराती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत में शिक्षा की स्थिति। अगर आप ये मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो डिटेल नीचे दी गई है और वीडियो के लास्ट में मैं इसकी डिटेल दे दूँगी, तो आप ले सकते हैं। बाकी अभी दिवाली में ऑफ़र आएगा, तो आप वहाँ भी अगर आपको कोई डिस्काउंट है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। भारत में शिक्षा की स्थिति समझाइए। तो शिक्षा की देखिए, हर साल शिक्षा की रिपोर्ट आती है, तो उसके ही अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अभी 2020 में तो नई नीति बनी है। 2019 के अनुसार जो शिक्षा की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार हम समझते हैं कि क्या शिक्षा की स्थिति भारत में है। तो सबसे पहला है कि 4 से 8 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकन 90% से अधिक है। मतलब 4 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनका जो शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल है, उनमें नामांकन 90% से ज़्यादा है। मतलब 90% से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं नामांकन की दृष्टि से अगर अपन देखें तो। ध्यातव्य है कि मतलब ध्यान देने वाली बात है कि नामांकन में बच्चों की उम्र में वृद्धि के साथ बढ़ोतरी भी देखी गई है। मतलब नामांकन में बच्चों की उम्र में बढ़ोतरी पहले की कंपैरिजन में, मतलब इसके पहले 2018 की जो रिपोर्ट आई थी उससे बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल चिन्हों में 4 वर्ष के 91.3% और 8 वर्ष के 99.5% बच्चे नामांकित हैं। मतलब अगर हम रिपोर्ट में देखें तो 4 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 91.3% हैं और 8 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 99.5% नामांकित हैं। आगे देखते हैं हम। बच्चों की उम्र और नामांकन पैटर्न में यह विविधता भी देखी गई है कि एक ही उम्र के बच्चे विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं। मतलब एक ही उम्र के जो बच्चे हैं अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में उनका नाम है। 5 वर्ष की आयु के 70% बच्चे आंगनवाड़ियों में नामांकित। मतलब 5 वर्ष के तक के जो आंगनवाड़ियों में पढ़ाए जाते हैं वहाँ देखा गया है कि 70% बच्चे जो कि स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, तो वह आंगनवाड़ियों में नामांकित है। मतलब 70% बच्चे। 21.6% बच्चे कक्षा 1 में नामांकित है। देखिए फ्रेंड्स, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे आपका हेल्थ हो, मतलब कोई भी टॉपिक हो, तो ज्योग्राफी हो, तो आपको क्या है कि आंकड़े बहुत याद रखना पड़ता है। जैसे कि अगर हमने इसके प्रयास पढ़े, शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास पढ़ना है, तो हमको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि हमको जो जीडीपी रेट है शिक्षा में, हम लोग जो खर्च करते हैं कुल व्यय का, तो वो कितना, इससे इतना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार के डाटा को इंक्लूड करना होता है। डाटा से क्या है, हमारा आंसर जो है बहुत स्टैंडर्ड का लगने लगता है। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। तो 21.6% बच्चे कक्षा 1 में नामांकित हैं। 43.2% लड़कियां एवं 49.6% लड़के निजी पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं। 6 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में सभी लड़कियों में 61.1% लड़कियां और सभी लड़कों में से 52% एक लड़के पूर्व विद्यालयों में नामांकित है। तो ये तो हो गया नामांकन का। अब अगर ये 15 नंबर में आता है तो हमको ये स्टार्टिंग में इनके सुधार भी लिखना पड़ेगा। और ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में शिक्षा के सुधार के लिए किए जा रहे प्रयास बताइए। तो शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास हम तब से देखेंगे। देखिए, जब स्वतंत्रता
पूर्व से जब मैकाले, बुड पैच ये सभी जो आए हुए थे, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, तो जो भी शिक्षा में सुधार इंक्लूडिंग अभी की जो 2020 की नीति आई है, तो ये सभी सुधार हमारी शिक्षा में आ जाएंगे। तो पढ़ते हैं क्या होगा। शिक्षा में सुधार देश में आज़ादी से ही किया जा रहा है, जबकि ब्रिटिश काल में इसके संबंध में सुधार प्रशंसनीय है, लेकिन वो सुधार औपनिवेशिक हितों के अनुकूल था। मतलब जब वो वहाँ पे रह रहे थे हमारे देश में, उपनिवेश बना लिया था उन्होंने हमारे भारत को, तो उसके अनुकूल थे। मतलब वो अपनी सुविधा अनुसार हित करते थे कि मतलब उनका हित हो, उनको पैसा मिले, तो इसलिए वो सुधार करते थे। तो जैसे कि मैकाले का घोषणा पत्र 1835, जिसमें अंग्रेजी माध्यम को मेन मुद्दा बताया गया। वुड घोषणा पत्र 1854, हंटर आयोग आया 1882। स्वतंत्रता के बाद सभी तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से 1948-49 में राधा कृष्ण आयोग तथा 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना। इस आंसर का मैंने एक बहुत अच्छा हिस्ट्री में जो आधुनिक इतिहास का नोट्स है उसमें भी बहुत अच्छे से लिखा है। आपने अगर नोट्स लिया है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं वहाँ पे। 1961 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी की स्थापना हुई। किसकी हुई? एनसीईआरटी की हुई। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। 1961 में एनसीईआरटी और 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना। कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय नीति बनाई गई, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास योजना आरंभ हुई। मतलब कोठारी शिक्षा द्वारा आयोग के अनुसार राष्ट्रीय नीति बनाई गई है, और जिसमें क्या किया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए समेकित बाल विकास योजना आरंभ की गई। 1986 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया, जिसमें सुधार किया गया। इसके बाद 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके बाद 1 अप्रैल 2010 में जाके शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। 2017 में डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। मतलब 2017 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में हुआ। 29 जुलाई 2020 को सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 घोषित की गई। मतलब जो अभी आई है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमारे मैंने निबंध ग्रुप में इससे संबंधित निबंध डाल चुकी हूँ और वीडियो में भी निबंध बना चुकी हूँ, तो आप इसको निबंध में भी कीजिएगा और शिक्षा से संबंधित प्रश्न में भी इसको 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर में पढ़ लीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा पर जीडीपी का 6% भाग व्यय करने का लक्ष्य रखा है। मतलब नई शिक्षा नीति में क्या बोला है कि जीडीपी का 6% भाग आप शिक्षा पर व्यय करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020 में स्कूली शिक्षा के बजट को सालाना आधार पर 12.8% की बढ़ोतरी हुई। जो नई नीति आई है उसमें क्या हुआ है, जो स्कूली शिक्षा का जो बजट है उसमें साल भर में सालाना आधार पे बेस सालाना मान के 12.8% की बढ़ोतरी की गई। उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी का आंकड़ा कितना था? 14.3%। मतलब उच्च शिक्षा में कितनी बढ़ोतरी हुई? 14.3%। सबके लिए शिक्षा अभियान शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत की गई। शिक्षा के अधिकार को कानून भी बनाया गया है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी की गई। जब आप उपलब्धियां पढ़ेंगे ना कि सुधार क्या हो पाएगी, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मध्याह्न भोजन से इतने बच्चों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि अपन कैसे लिखेंगे। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से उच्च शिक्षा में स्कूल सकल दाखिला 2020 तथा 30% करने के लिए 2020 तक जो उच्च शिक्षा में टोटल दाखिला है वो 30% करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा आयोजित हो, इसके लिए क्या किया गया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है। विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने और भारत को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए भारत में अध्ययन करें नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कौन सा कार्यक्रम शुरुआत की गई? भारत में अध्ययन करें। राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम की भी स्थापना की गई है। तो ये शिक्षा के लिए किए गए प्रयास हैं, जो शिक्षा में सुधार के लिए किए गए प्रयास। उपलब्धियां हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूरस्थ शिक्षा क्या है? तो यह शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी को किसी स्थान विशेष अथवा समय पर उपस्थित हुए बिना अध्यापन एवं शिक्षण की गुणवत्ता पहुंच सुनिश्चित की जाती है। मतलब जहाँ पे विद्यार्थियों को पहुंचना नहीं है कि शिक्षक के पास, उसके बिना पहुंचे ही अध्यापन एवं शिक्षण की गुणवत्ता है उस तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाती है, तो उसको हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने अपना ये आंसर आज का पढ़ा।
डाटा को लेकर। अभी अगला जो क्वेश्चन हम शिक्षा की उपलब्धियां पढ़ेंगे, तो आप चैनल को वॉच करते रहिएगा। जो आज आपने नोट्स पढ़ा है फ्रेंड, जिस सब्जेक्ट का आज आपने पढ़ा है, वो हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा का नोट्स है। वो इन्हीं फाइल में से आपको स्वास्थ्य और शिक्षा के नोट्स में मिलेगा। आपको ये पूरे के पूरे नोट्स, आपके बीच वाला ये मेंस के हैं, इसके बाद ये वाला आपका नोट जो है ये प्रीलिम्स का है, और ये वाला जो वाइट वाला नोट्स है ये आपके मेंस के सॉल्व पेपर है। इसी प्रकार एक 3 मार्कर श्रृंखला जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको 3 नंबर की 12 फाइल मिलेंगी, मतलब टोटल 3600 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये प्रीलिम्स का पूरा पैकेज है और ये मेंस का है। सो फ्रेंड्स ये सॉल्व पेपर है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।